बच्चों, अपन सेकेंड ईयर में राजनीति विज्ञान के सेकेंड पेपर की आज चर्चा करेंगे। अपन 3 दिन तो फर्स्ट पेपर का देखते हैं और 3 दिन सेकेंड पेपर का। तो आज सेकेंड पेपर जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसमें जो अपने अब तक राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्रीय आंदोलन के विविध चरण, राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति और विविध चरण। तो अपन ने उदारवादियों की चर्चा की थी, उग्रवादियों की चर्चा कर रहे थे कि उग्रवादी आंदोलन कैसे हुआ, शुरू हुआ, उसके क्या क्या घटनाएं थी। आज उसी उग्रवादी आंदोलन को समेटते हुए और फिर अपन बाद में अगले व्याख्यान में गांधीवादी युग के ऊपर जाएंगे। मैंने चर्चा की थी कि 1907 में सूरत विभाजन हुआ कांग्रेस में उदारवादियों उग्रवादियों के बीच में। जो लाल बाल पाल या लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये जो तिकड़ी थी, ये तीनों नेताओं की जो एक ये था, गठजोड़ था, उसने कांग्रेस को जन आंदोलन की तरफ ले जाने का प्रयास किया। उदारवादियों के युग में जैसा आंदोलन ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स यानी कि कुछ चुनिंदा अभिजात वर्गों तक सीमित हो गया था, उसको निकालकर, और जो उदारवादियों की अंग्रेज भक्ति थी उससे निकालकर जन आंदोलन और भारत के स्वशासन स्वराज की दिशा में बढ़े। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसमें चिंगारी का काम किया 1905 का बंग भंग आंदोलन, जो बंग भंग बंगाल को विभाजित करने और खासकर जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे, उनकी जो भारत के प्रति अपमानजनक और बहुत प्रतिक्रियावादी नीति थी, वो लॉर्ड कर्जन ने न सिर्फ बंगाल का विभाजन किया बल्कि एकाधिक अवसरों पर भारत का, भारतीयों का अनेक प्रकार से अपमान भी किया। वो कहते थे कि भारत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, भारत है क्या। इसलिए इन सब चीजों का असर पड़ा और उग्रवादियों ने जो जन असंतोष था औपनिवेशिक साम्राज्य के खिलाफ, उसका उसको और भी ज्यादा एनकैश उनको भुनाने की कोशिश की ताकि और जन आंदोलन खड़ा हो सके। और बंग भंग में ये अवसर मिल गया था। बंग भंग के बाद भी हम बाद ही देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया गया, विदेशी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, अनेक स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई और बड़े पैमाने पर देश में आंदोलन फैला, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, इत्यादि इत्यादि। लेकिन फिर जब तिलक को 1908 में, ये 1907 में सूरत विभाजन हुआ और चाहकर भी उग्रवादियों का नेतृत्व पर कांग्रेस के भीतर वो कब्जा संभव नहीं हो सका, उदारवादियों का ही कब्जा रहा। लेकिन उग्रवादियों का एक सिलसिला, उग्रवादियों की एक परंपरा चल पड़ी थी। इस बीच 1908 में तिलक को अरेस्ट करके, गिरफ्तार करके, उन पर अभियोग चलाकर 6 साल के लिए अंग्रेजी सरकार ने मांडले बर्मा जेल भेज दिया। और फिर आंदोलन धीरे धीरे कम पड़ा। फिर मैंने कहा था और उसको वापस दोहरा रहा हूँ कि 1909 का एक्ट जो था, मॉर्ले मिंटो एक्ट, जिसमें भारतीयों को द्वारा संतुष्ट करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि जिस प्रकार से आंदोलन बढ़ा था उसको कमजोर करने की साजिश थी अंग्रेजों की तरफ से। एक साजिश और जिसको कि याद रहे, जो बाद के वर्षों में काफी कुछ अपने को देखने को मिलता है उसका असर, वो था 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और सर आगा खान के नेतृत्व में 1906 में हुई। और वो असल में अंग्रेजों के बहकावे या उकसावे में आकर ही ये किया गया था, ताकि राष्ट्रवादी आंदोलन से मुसलमानों को दूर किया जा सके, ये साजिश थी। मैंने इसके बाद फिर अनेक प्रकार की घटनाओं का उल्लेख किया, मैडम बीकाजी कामा का व्यक्तित्व, लाला हरदयाल का व्यक्तित्व, फिर कामा काका पारू की घटना, ये मैंने पिछले व्याख्यान में किया था, एक बार वापस याद दिलाना था इनको। और फिर 1914 में जब तिलक छूट कर आए जेल से, तो उन्होंने पुनः कुछ आंदोलन की शुरुआत करने की कोशिश की। तत्पश्चात 1916 में वो और एनी बेसेंट हम सभी जानते हैं, नाम सुना होगा। एनी बेसेंट आयरिश मूल की एक ऐसी महिला थी जिन्होंने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी, एक थियोसॉफिकल सोसाइटी, भारतीय धर्म परंपरा और पुरातन धर्म परंपरा को मानने वाली सोसाइटी, जो भारत में 1893 में मैडम ब्लावटस्की ने शुरू किया था,
उसकी सदस्य के रूप में आई और धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गई। और एनी बेसेंट का नाम इसलिए याद रखना बच्चों, क्योंकि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1917 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। यद्यपि इसकी इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता कम रही और ये आंदोलन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका, परंतु आंदोलन को पुनः शुरू करने का एक प्रयास तो किया गया। इसी समय मैंने बताया था कि तिलक के ही इनिशिएटिव पर, तिलक की पहल पर लखनऊ में लखनऊ पैक्ट हुआ, लखनऊ समझौता, यानी मुस्लिम लीग और इनके बीच में, कांग्रेस के बीच में, और जिसके तहत कांग्रेस ने उनके पृथक निर्वाचन पद्धति के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग के मांग को, जिसको कि 1909 में दिया गया था मुसलमानों को, उसको स्वीकार कर लिया। कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं और बदले में मुस्लिम लीग ने राष्ट्रवादी आंदोलन में कांग्रेस के सहयोग का आश्वासन दिया। ये था 1916 का। 1917 से घटनाएं तेजी से बढ़ी। अब ध्यान देना होगा कि उग्रवादी चरण यद्यपि 1920 तक मानते हैं, लेकिन इसी समय में तिलक और लाला लाजपत राय जैसे जो उग्रवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, वो भी अब थोड़े से नरम पड़ गए थे और उनका जो एक प्रभाव था आंदोलन में वो भी कम हो गया था। इसी बीच में गांधी का पदार्पण हो चुका था। गांधीवादियों यद्यपि शुरू होता है 1920 से, लेकिन इस बीच में गांधी का राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण हो गया था। गांधी आए दक्षिण अफ्रीका से और उन्होंने अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए, खेड़ा गुजरात में किसानों के लिए, और फिर बाद में 1917 में चंपारण में, बिहार चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के पक्ष में उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, सत्याग्रह किया था। तो एक प्रकार से उनका राजनीतिक जो है वो प्रयोग, राजनीतिक पदार्पण हो चुका था, आहट हो चुकी थी। लेकिन अब भी गांधी सर्वमान्य नेता नहीं थे, अभी थोड़ा टाइम लगने वाला था उनको। इस बीच में 1917 में एक बड़ी घटना हो गई। 1917 में दो घटनाएं हुई। एक तो इस समय आप ये भी ध्यान रखें कि जब भी अपन पढ़ते हैं राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय आंदोलन, तो ध्यान रखना चाहिए कि जो 1914 से 1918 का कालखंड था वो प्रथम विश्व युद्ध का था। दुनिया और ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध में उलझी हुई थी और इस बीच में ध्यान रहे गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में इनिशियली, शुरुआत में स्वतंत्रता और न्याय की लड़ाई के तर्क के हिसाब से ब्रिटिश शासन का समर्थन भी किया था युद्ध में। लेकिन 1917 में एक घटना हो गई कि 1917 में रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट बहुत ही अत्याचारी, बहुत ही ड्रैकोनियन, बहुत ही निर्मम कानून था, जिसमें भारतीयों को देशद्रोह के आधार पर, और खासकर ऐसे पत्रकारों को जो लिखते थे भारतीयों के हितों की बात, उनको अरेस्ट किया जा सकता था। और 1917 में ये एक्ट आया और 1917 में ही इस एक्ट के बाद व्यापक जनसंतोष हुआ भारत में, और उसी जनसंतोष को ध्यान में रखकर भारतीयों को कुछ रियायत देने के लिए, ताकि वो फिर से ऐसे बड़े आंदोलन न करें, और चूंकि ब्रिटिश साम्राज्य का ध्यान उधर था, किधर, विश्व युद्ध में, तो थोड़ा भारतीयों को शांत करने के लिए और उनको रियायतें देने के लिए अगस्त 1917 में ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की, इसको अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं, कि भारतीयों को थोड़ी रियायत दी जाएगी। यही 1917 की घोषणा बाद में हम देखते हैं 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1919, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बनता है, वो इसी घोषणा के आधार पर बनता है। रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट के बाद 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया और एक नई समस्या शुरू हो गई, जिसका उपयोग गांधी जी ने करने की कोशिश की थी, कि जिसको खिलाफत, यानी कि तुर्की की पराजय के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने वहां पर जो खिलाफत यानी मुस्लिमों के सर्वोच्च धार्मिक राजनीतिक गुरु का पद था, उसको समाप्त कर दिया। मुस्तफा कमाल पाशा ने वहां पर ब्रिटिश साम्राज्य और उसको समाप्त कर दिया। इसी के खिलाफ भारतीय मुसलमानों में गुस्सा था, उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था, और खिलाफत आंदोलन के कारण
लगा गांधी जी को कि मुसलमानों का सहयोग करके मुसलमानों का अपेक्षित सहयोग राष्ट्रीय आंदोलन लिया जा सकता है। इसलिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हुए गांधी जी ने खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता भी की और देश में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। हालांकि उसके विषय पर हम जाएंगे क्योंकि उसके इम्प्लीकेशंस और भी बहुत ज्यादा है, कई लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। लेकिन इस बीच में क्या हो गया, 1917 के रॉलेट एक्ट के खिलाफ देश में इतनी भावनाएं भड़की कि पंजाब में सैफुद्दीन किचलू जिनको अरेस्ट किया गया, उनकी अरेस्ट के खिलाफ जब बैसाखी 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए, महिलाएं, बच्चे और ये, तो उनको जनरल डायर ने घेर कर जो उनका नरसंहार किया, कुख्यात नरसंहार, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो हो गया। और इसके खिलाफ तो देश में बहुत बड़े पैमाने पर जन असंतोष फैल गया। इस जन असंतोष का भी लाभ आगे के वर्षों में, आगे के सालों में देखते हैं हम कि गांधी जी और उनकी कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए इसका उपयोग किया। हम ये भी देखते हैं कि जलियांवाला बाग के कांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड वापस की अंग्रेज सरकार को। गांधी जी ने खुला असहयोग करने का खुली चेतावनी दी अंग्रेजों को। तो अब जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद यद्यपि 1919 में एक्ट आ गया जिसमें कुछ हद तक भारतीयों को द्वैध शासन के माध्यम से, इस द्वैध शासन की चर्चा मैं अलग से करूंगा 1919 के एक्ट के, क्योंकि वो एक टॉपिक है अपने विषय में। लेकिन उसके माध्यम से जो है गांधी जी ने उस जनसंतोष जो उससे उपजा जनसंतोष था उसको उसका उपयोग करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन को पुनः बड़े पैमाने पर लॉन्च करने का निर्णय लिया। खिलाफत तो एक स्टेप था, लेकिन खिलाफत और उसके बाद का जो गांधीवादी चरण था जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे अब अगले व्याख्यान में, वो कैसे हुआ और गांधीवादी चरण की क्या क्या विशेषताएं थी ये भी देखेंगे। ये ध्यान रहे कि उग्रवादी चरण की यद्यपि उपलब्धि अंतिम नहीं थी, ये स्वतंत्रता प्राप्ति में असफल था, परंतु उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी, योगदान ये था, इसलिए भारतीय में जन आंदोलन यानी मास मूवमेंट की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। और भारतीयों में जो व्यापक जन संतोष था उससे अंग्रेज सरकार बुरी तरह से सावचेत हो गई थी, उसको सावचेत कर दिया था। आंदोलन को, राष्ट्रीय आंदोलन को आम जनता से जोड़ने का काम निश्चित रूप से उन्होंने किया, उग्र तरीकों और उग्र माध्यमों के हिसाब से, क्रांतिकारी माध्यमों के हिसाब से इसका किया। अगले व्याख्यान में हम एक्चुअली उग्रवादियों का जो आंदोलन था उसका अंत कैसे हुआ करते हुए फिर गांधीवादी आंदोलन के ऊपर आए।